तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने कल वाले पोर्शन से आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इंडक्टर। एक्चुअली इंडक्टर क्या है? बेसिकली इंडक्टर में हम मैग्नेटिज्म के रूप में एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। तो क्या है कि सपोज करो कि हमारे पास ये कोई सिलेंड्रिकल फॉर्मर है, ये जो मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ नीचे डायग्राम में, इसकी लेंथ L है और इस फॉर्मर के ऊपर आप एक तार लपेटते हैं तो ये एक कॉइल बन जाती है। तो इस कॉइल में यदि हम करंट पास करते हैं अंडर ए गिवन पोटेंशियल डिफरेंस V, तो इसमें मैग्नेटिज्म के रूप में एनर्जी स्टोर हो जाती है, क्योंकि ये मैग्नेटाइज हो जाता है, ये मैग्नेट बन जाता है। तो यदि n इसकी नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म होता है वो आपने पढ़ा हुआ है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू NI, वेयर म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड I इज करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो ये आपने पढ़ा हुआ है अपनी अर्लियर क्लासेस में। तो बेसिकली इसकी अपनी एक सेल्फ इंडक्शन पैदा हो जाती है जो आपने +2 में भी पढ़ी हुई हैं डिटेल्स, और इसको ऐसे हम ये सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारी कॉइल होती है। तो यही चीज़ हमने यहाँ बताई है कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट which uses magnetism in storage and release of electrical charge and current is called inductor. So if a magnetic flux is linked with the coil of a conductor, the electromotive force will be induced in it, EMF जिसको आप बोलते हैं। The property of the coil of inducing EMF due to changing magnetic flux linked with the coil is termed as inductance. So due to this property, all electrical coils can be referred as inductors. तो ये हमारा पास ये इंडक्टर की बात आती है। और इंडक्टर्स कई किस्म के होते हैं। अब यदि ये, जैसे मैंने आपको कहा कि सिलेंड्रिकल फॉर्मर है, इसके अंदर यदि एयर है तो हम इसको एयर कोड कह देंगे। कोई आयरन लगा दिया बीच में, इसके अंदर आयरन है, आयरन से भरी हुई ये कोर है, कोर मतलब जो अंदर वाला हिस्सा है इसका, तो हम इसको फिर आयरन कोड कह देंगे। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडक्टर्स हो सकते हैं। तो इनमें जैसे ये मैंने आपको बताया, ये है आयरन कोर इंडक्टर्स। सो इसमें दिस टाइप यूजेस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इन इट सच एज आयरन, या कोई और फेराइट्स हो सकते हैं। दूसरी है हमारे पास एयर कोड। Air core inductor is a type where no solid core exists inside the coil. In addition, the coils that wound on the non-magnetic materials such as ceramic and plastics are also considered as air cored. तो अंदर खाली होती हैं। Then toroidal core inductor. Toroid होती है, एक्चुअली क्या करो कि आप रिंग शेप्ड फॉर्मर बनाओ। रिंग शेप्ड का मतलब एक ऐसा जैसे गोल बनाओ जिसके अंदर से खाली हो और रिंग जैसा हो, जो हम खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, रिंग टाइप। तो अंदर से खाली है तो उसके ऊपर यदि आप सर्कुलर तार लपेटेंगे तो हमारे पास एक इंडक्टर बन जाएगा जिसको हम टोरॉइड बोलते हैं सिंपली, या फिर टोरॉइडल इंडक्टर बोल देते हैं। तो ऐसे वाले इंडक्टर को हम टोरॉइडल इंडक्टर बोल देते हैं। देन वी हैव लैमिनेटेड कोर इंडक्टर। सो दिस फॉर्म गेट्स typified by its stack made with thin steel sheets on top of each other, designed to be parallel to the magnetic field, covered with insulating paint on the surface, commonly on oxide finish. तो हमने इसमें लेमिनास जोड़ते हैं। लेमिना का मतलब होता है शीट। तो आपने एक शीट जोड़ी, फिर दूसरी शीट जोड़ी, तीसरी शीट जोड़ी, ऐसे तो हमने शीट्स जोड़ जोड़ के ये हम बनाते हैं। और उसमें अंदर से हम कोर जनरेट करके ऊपर तार लपेट देते हैं, तो हम इसको लैमिनेटेड कोर इंडक्टर बोल देते हैं। सो इट एम्स टू ब्लॉक द एडी करेंट्स बिटवीन। एक्चुअल में हम इस्तेमाल ज़्यादातर जो ऐसी कोर्स हैं, लैमिनेटेड आयरन कोर हम यूज़ करते हैं बेसिकली ट्रांसफार्मर्स के केस में। तो आपने जब ट्रांसफार्मर पढ़ना है या आगे भी पढ़ा होगा तो तब वहाँ यूज़ करते थे लेमिनेटेड आयरन कोर। तो ये वैसी कोर होती है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि
इन कोर्स का या इंडक्टर्स का फ़ायदा क्या है, व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टर्स। तो बेसिकली इंडक्टर्स आर यूज्ड इन रेडियो फ्रिक्वेंसी फॉर सुप्रेसिंग नॉइज, सिग्नल आइसोलेशन एंड फॉर हाई पावर एप्लीकेशंस, एनर्जी स्टोरेज, सेंसर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, फिल्टर्स एंड मोटर्स। तो इन सभी जगह पर इंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमें सेल्फ इंडक्शन चाहिए होती है, तो फ्रीक्वेंसी को भी कंट्रोल करना हो, इवन जो हमारे पास रेजोनेटिंग सर्किट्स होते हैं, वो टैंक सर्किट्स हम बोलते हैं, उनमें भी हम इंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम फ्रीक्वेंसी को घटा बढ़ा सकें। तो सिग्नल आइसोलेशन के लिए यानी हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए ये कॉमन यूज़ होता है इसका। तो हमारे ये कुछ इंडक्टर्स की एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा हम अपनी अर्लियर क्लासेस से ट्रांसफार्मर भी पढ़ते आ रहे हैं। बेसिकली ट्रांसफार्मर क्या है? ए ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट ट्रांसफर्स एनर्जी बाय इंडक्टिव कपलिंग बिटवीन द बाइंडिंग सर्किट्स। तो क्या होता था, ये एक्चुअली ट्रांसफार्मर आपने जो अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा, वो आपने पढ़ा था कि ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदल देता है या फिर लो करंट को हाई करंट में बदल देता है। तो ये इसमें दो कॉइल्स होती हैं, एक ये लेफ्ट हैंड में हमने ये एनपी बताई जिसको हम प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, राइट हैंड में हमारे पास ये सेकेंडरी कॉइल होती है। तो हमने इसकी आगे भी स्टडी की हुई है। तो ये जो ट्रांसफार्मर कोर है बेसिकली ये लेमिनेटेड आयरन कोर होती है, इसके ऊपर हम ये वायरिंग करते हैं। ये तार लपेटी होती है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पर ये इनपुट वोल्टेज वीपी जिसको हम प्राइमरी वोल्टेज बोलते हैं, और ये आउटपुट में वीएस जिसको हम सेकेंडरी वोल्टेज बोलते हैं। ऐसे ही प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट भी होता है। तो जब वेरिएशन होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, जब whenever there is a change in magnetic flux an induced EMF is produced, and due to mutual induction induced EMF is also produced in the secondary coil। तो इस करके हमारे पास आउटपुट वोल्टेज पैदा होती है। तो ये जो ट्रांसफार्मर्स हैं दीज आर कॉमनली यूज्ड। इवन आपने देखा होगा हमारे घरों के बाहर जहाँ से हमें सप्लाई आती है वहाँ भी हमने लिखा होता है 440 वोल्ट या 660 वोल्ट या 220 वोल्ट, ऐसे ये अलग अलग तरह के ट्रांसफार्मर्स हमारे लगे होते हैं। तो ट्रांसफार्मर का मेन एम हमने आपको बता दिया, घरों में वोल्टेज को घटाने बढ़ाने के लिए, एसी वोल्टेज को ऑफ कोर्स नॉट डीसी, तो एसी वोल्टेज को करने के लिए करते हैं। देन वी हैव फ्यूजेस। आपने देखा होगा कि आपकी जितनी भी डिवाइसेस आती हैं उनमें अंदर फ्यूज़ लगे होते हैं। तो बेसिकली फ्यूज़ होता क्या है? फ्यूज़ इज ए टाइप ऑफ लो रेजिस्टेंस resistor that acts as a sacrificial device to provide over current production of either the load or the source circuit। होता क्या है कि मान लो आप कोई सर्किट इस्तेमाल कर रहे हैं, उस सर्किट की करंट रेटिंग है मान लो 5 एम्पियर, पर कहीं गलती से सर्किट शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने का मतलब कहीं दो तारें जुड़ गई और करंट ड्रा हो गया 10 एम्पियर। तो 5 एम्पियर के ज़्यादा करंट चला गया, 10 एम्पियर हो गया तो सारा सर्किट डेड हो जाएगा, सर्किट को आग लगने का खतरा हो जाएगा। तो हमने क्या किया होता है कि लास्ट में जो जहाँ से हम करंट एंटर कर रहे होते हैं वहाँ पर हमने एक फ्यूज़ लगाया होता है लो रेजिस्टेंस वाला, रेदर ऑप्टिमम रेजिस्टेंस वाला। तो क्या होता है जब उसमें से भी करंट फ्लो करता है तो वो उसके जो अंदर तार लगी है वो गर्म हो जाती है और वो जल जाती है। तो जलने के कारण ये सर्किट टूट जाता है और हमारा जो सर्किट है वो बच जाता है। तो कई तरह के फ्यूजेस होते हैं, ये हमारे घरों में ये इस ढंग से फ्यूज़ लगते हैं जो मेन सप्लाई पे लगे होते हैं, और यहाँ कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें ब्लेड टाइप फ्यूजेस लगते होते हैं, या फिर ऐसे फ्यूजेस लगे होते हैं। यहाँ पर हमने छोटी अपनी घरों में सप्लाई लेनी होती है छोटी मोटी, या फिर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें लगे होते हैं, तो ये ऐसे फ्यूज़ लगे होते हैं। तो इस ढंग से हम फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। देन ये सारे के सारे जो हम अभी तक कर रहे थे, जैसे रेजिस्टेंस किया हमने, फिर हमने कैपेसिटर किया या हमने इंडक्टर किया, ये सारे के सारे पैसिव कंपोनेंट्स थे। अब हम बात करते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स की। तो एक्टिव कंपोनेंट्स में बेसिकली
इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एम्पलीफाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल को। तो यही हमने यहाँ लिखा कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कैन themselves डायरेक्टली एम्पलीफाई और प्रोसेस द इलेक्ट्रिक सिग्नल, या उसको प्रोसेस कर सकते हैं या एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो इनमें जो सबसे पहला नाम आता है वो डायोड का आता है। आमतौर पे आपने पीएन जंक्शन पढ़ा हुआ है अपनी अर्लियर क्लासेस में, पीएन जंक्शन डायोड या फिर पीएन डायोड या फिर सेमीकंडक्टर डायोड बोलते हैं। तो नाम से ही पता लगता है, डाई मीन्स टू, ओड मीन्स इलेक्ट्रोड्स। तो इसके दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक पी टाइप है और एक एन टाइप है। तो इसको ये हमने नीचे सिंबल के रूप में भी बताया है और ये डायग्राम बनाई, ये पी टाइप सिलिकॉन, ये एन टाइप सिलिकॉन, ये जोड़ दिया। पी टाइप को एनोड बोल दो, एनोड, और ये इसको कैथोड बोल दो, ये एनोड ये कैथोड, ऐसे हमने बता दिया। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और जो एक्चुअल में बाज़ार में मिलता है वो इस रूप में होता है। ये यहाँ पे मैं कर्सर रख रहा हूँ अपना, ये ऊपर सिंबल बताया द्वारा से, और यहाँ पर नीचे ये यहाँ मेरा कर्सर है, वो इस शक्ल का होता है हमारा डायोड। ये IN 4007 डायोड टाइप है। तो अलग अलग डायोड्स हमारे पास आते हैं। और जब इसके पी टाइप सिलिकॉन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं, एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ते हैं, तो हम कहते हैं ये फॉरवर्ड बायस हुआ। और यदि हम पी को नेगेटिव से जोड़ते हैं और एन को पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो हम कहते हैं रिवर्स बायस हुआ। तो रिवर्स बायस में वेरी स्मॉल करंट फ्लोज, और जो फॉरवर्ड बायस है उसमें करंट फ्लोज अप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता है इसमें। तो उसके हम पीएन जंक्शन डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स से इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, और रेदर हम +2 में अपनी अर्लियर क्लासेस में कर भी चुके हुए हैं। तो ये एक फर्स्ट टाइप ये है जो डायोड है। अब डायोड भी हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम बनाते हैं। तो कई तरह के डायोड हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक है ये जीनर डायोड जो हमारी वोल्टेज स्टेबलाइजेशन में काम आता है। इसके अलावा और बहुत सारे डायोड हैं, जैसे ये टनल डायोड है जो टनलिंग एक्शन के ऊपर बेस्ड है। देन वी हैव वैरेक्टर डायोड, देन वी हैव शॉकी डायोड, देन फोटो डायोड। फोटो डायोड तो हमारी इवन जो हमारी कम्युनिकेशन है उसमें यूज़ होता है। ऐसे ही लाइट एमिटिंग डायोड्स भी जो हमारी है कम्युनिकेशन प्रोसेस, टेलीफोनी, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड्स हैं जो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैन्युफैक्चर करते हैं। सॉरी। तो यहाँ पर अब बात आती है दूसरा कंपोनेंट जो कि एक्टिव कंपोनेंट है, वो है ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर इज बेसिकली ए सेमीकंडक्टिंग डिवाइस अब विच इज यूज्ड टू एम्पलीफाई एंड स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रिक पावर। मतलब इसके दो तरह से यूज हो सकते हैं। एक तो एम्पलीफायर के रूप में, यानी वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना भी, और साथ ही साथ ये स्विच इलेक्ट्रॉनिक स्विच, मतलब किसी चीज को जगाना या बुझाना जैसे हम करते हैं, स्विच भी करने के लिए काम आता है। एक्चुअली इसको बनाते कैसे हैं हम? यदि एन टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर को दो पी टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर्स के बीच में सैंडविच कर देंगे, या फिर इससे उल्ट करेंगे, पी टाइप की एक लेयर ले ली, उसको दो एन टाइप की लेयर्स के बीच में सैंडविच कर दिया, तो हमारे पास जो असेंबली बनती है दैट इज कॉल्ड ए ट्रांजिस्टर। तो हमारे पास दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो इनके ये सिंबल्स हमने बताए हुए हैं, हमने अपनी अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा है इस बारे में। यहाँ पर एक एरो लगा होता है, उसको एमिटर बोलते हैं, और जो एरो की डायरेक्शन है ये बीच में, ये पी से एन की तरफ होती है, और बेस के ऊपर ये दोनों कनेक्शन जो जहाँ बताए होते हैं वो बेस होता है, दूसरे वाला आपका कलेक्टर होता है। ऐसे ही यहाँ पर ये देखिए, ये एरो की डायरेक्शन पी से एन, तो ये एन पी एन ट्रांजिस्टर है, और ये लेफ्ट वाला पी एन पी ट्रांजिस्टर है। और जो एक्चुअल में ट्रांजिस्टर होते हैं वो इस रूप में मिलते हैं आपको, बाजार में आपने खरीदने हो तो ये या इस ढंग से होगा, या इस ढंग से होगा, या ये इस ढंग से होगा, या आमतौर पे पुराने ये AC 128 रेडियोज़ में लगता होता था पहले, तो ये इस रूप में होता था हमारे पास।
तो इस ढंग से ये ट्रांजिस्टर आते हैं। ट्रांजिस्टर्स जो हैं बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं जब हम अपनी एम्प्लीफिकेशन की प्रोसेस को करते हैं। देन वी हैव इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब इंटीग्रेटेड सर्किट होते क्या हैं? एक्चुअल में जब हम पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर या डायोड या रजिस्टर्स या और कोई ऐसे हमने सर्किट्स में असेंबल करने होते हैं ना, तो सर्किट में असेंबल करने के लिए हमें सोल्डरिंग करनी पड़ती है। तो सोल्डरिंग करते समय हमें जो स्पेस है वो ज़्यादा घिरता जाता है, तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसका साइज़ बढ़ता रहता है। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आपका मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन के अंदर यदि आप इसको खोल के देखेंगे तो छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स लगे हुए हैं, ये यहाँ देखेंगे ऐसे या ऐसे होते हैं। तो ये जो पार्ट्स हैं ये इनमें कई कई सारे ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स या डायोड्स आपस में अंदर ही अंदर कनेक्शन करके जुड़े हुए हैं, ताकि हमें बाहर से मिनिमम कनेक्शंस की ज़रूरत पड़े। तो हम बाहर से जो कनेक्शन जोड़ते हैं वो तो सीधे ही हम नीचे पीसीबी जो है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसके ऊपर जोड़ देते हैं। तो ये जो चीज़ असेंबली बनती है ना, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब दैट सर्किट इन विच वी हैव इंटीग्रेटेड ए लार्ज नंबर ऑफ सर्किट्स, लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो कई तरह के होते हैं, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल एटसेट्रा, ऐसे कई तरह के इंटीग्रेटेड ये सर्किट्स आते हैं। तो इनका फ़ायदा क्या है? अब इनको यूज़ करने का फ़ायदा है कि हाईली रिलायबल होते हैं ये, क्योंकि हमें कम से कम कनेक्शन देने पड़ते हैं। तो कनेक्शन कम देने के कारण गलती होने का खतरा कम होता है। तो स्मॉल साइज़ होता है, थोड़े से साइज़ में ही हम इसको कर लेते हैं। कम वेट होता है, कम स्पेस रिक्वायरमेंट्स हैं, इसीलिए तो हमारे मोबाइल छोटे छोटे हैं और हमारी जेब में ही आ जाते हैं। नहीं तो मोबाइल ही हमारा यदि हम बड़े बड़े करके बनाते तो टीवी जितना तो मोबाइल होना था। तो देन लो पावर रिक्वायरमेंट, इसमें कम पावर चाहिए होती है। दे कैन वर्क एट एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, और साथ ही साथ लो कॉस्ट है, यानी सस्ते पड़ते हैं। पर इनके नुकसान भी हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या है कि यदि मान लो किसी आईसी में एक रेजिस्टेंस खराब हो गई, तो फिर वो अंदर से रेजिस्टेंस हम नहीं बदल सकते, पूरा का पूरा आईसी ही बदलना पड़ेगा। होल आईसी बिकम्स यूजलेस इफ ओनली एनी वन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स गेट्स डैमेज्ड। दूसरा इसका ड्रॉबैक है, कैपेसिटर्स ऑफ ओवर वैल्यू ओवर 30 पिकोफैरेड कैन नॉट बी फैब्रिकेटेड इन आईसी, क्योंकि उस केस में साइज बढ़ जाता है, तो इस 30 पिकोफैरेड से ज़्यादा के कैपेसिटर को बनाया नहीं जा सकता। सो तीसरी इसमें यह प्रॉब्लम आती है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फैब्रिकेट इंडक्टर एंड ट्रांसफार्मर इन आईसी। एक्चुअल में आप यदि देखें तो आपका चार्जर जो है ना, जो आपका फ़ोन चार्जर है, अडेप्टर जिसको आप बोलते हैं, उसमें जो साइज़ है ना बड़ा, वो साइज़ बड़ा क्यों हुआ है? क्योंकि उसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा है। बाकी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं ट्रांसफार्मर के कारण। और यदि इंडक्टर देखना, इंडक्टर में तार को घुमा के लगाना पड़ेगा, तो तारें इसके अंदर बना नहीं सकते, तो ये फैब्रिकेट नहीं की जा सकती। देन हाई पावर आईसी के ग्रेटर देन 10 वाट कैन नॉट बी फैब्रिकेटेड, ये भी इसका ड्रॉबैक है। तो कम पावर हमें चाहिए इनके लिए। देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मॉडिफाई दी पैरामीटर्स ऑफ फैब्रिकेटेड आईसी। एक बार आईसी बना लिया तो ये नहीं है कि हम उसको बदल दें, तो एज इट इज़ ही वो इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं, ये हमारे आईसीस के। अब हमारी बात आती है कि सोल्डरिंग क्या है। एक्चुअल में जब भी हमने कोई कनेक्शंस लगाने होते हैं तो हमें सोल्डरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो सोल्डरिंग का पूरा टॉपिक ये इस साइट के ऊपर कवर्ड है। तो मैं सभी बच्चों से यही करूँगा रिक्वेस्ट कि ये इस साइट के ऊपर जाकर पूरी डिटेल्स देख सकते हैं, पर मैं आपकी आसानी के लिए इस साइट से ही आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये साइट है हमारी https://www.makerspaces.com/how to solder। ये साइट आपको बता दी है, तो यू कैन जस्ट गो योर सेल्फ
नहीं तो मैं यहाँ पर इस साइड से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जो जो हमें यहाँ चाहिए। तो अब इसमें आता है सबसे पहले कि व्हाट इज सोल्डरिंग। तो एक्चुअली इफ यू वर टू take apart any electronic device that contains a circuit board, you will see the components attached using soldering techniques. तो बेसिकली सोल्डरिंग है क्या? सोल्डरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग two or more electronic parts together by melting solder around the connections. तो सोल्डर वैसे है क्या? सोल्डर is a metal alloy and when it cools it creates a strong electrical bond between the parts. Even though soldering can create a permanent connection, it can also be reversed by using a desoldering tool as described below. ये देखिए, ये हमारे पास उन्होंने जैसे साइट में बताया है कि ये सोल्डरिंग आयरन है हमारा, ये गर्म होता है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। और यहाँ पर मान लो ये एलईडी है, ये हमारा सर्किट बोर्ड है, सर्किट बोर्ड के ऊपर ये हम एलईडी को लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम सोल्डर करेंगे। यहाँ पर कॉपर पैड होता है और ऊपर से ये सोल्डरिंग रॉड होती है, ये सोल्डरिंग रॉड इसके साथ लगा के इसको सोल्डर कर सकते हैं। तो इसमें हमें डिफरेंट टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो दोज टूल्स आर टर्म्ड एज सोल्डरिंग टूल्स। और जो इसमें बेसिक सोल्डरिंग टूल्स हैं उसमें तो पहला ये है एक सोल्डरिंग आयरन। तो ये हमने सोल्डरिंग आयरन के बारे में आपको बताया। तो सोल्डरिंग आयरन इज अ हैंड टूल दैट प्लग्स इनटू अ स्टैंडर्ड 120, यहाँ हम 220 की बात करेंगे क्योंकि हमारे घरों में 220 वोल्ट आती है। दिस साइट आई थिंक इट इज़ मेड फॉर द इंग्लैंड में हम 110 वोल्ट यूज़ करते हैं। तो जब इसमें से करंट पास करेंगे तो इसके अंदर एलिमेंट होता है, ये जो हमारा सोल्डर है, सोल्डरिंग आयरन है, ये हम जब तार लगा देंगे, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस दे देंगे इसको, तो इसके अंदर एक हमारे पास एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट गर्म हो जाएगा। वो एलिमेंट ये आगे जो इसके ये बिट लगी हुई है, इस बिट को गर्म करेगा और इस गर्म की हुई बिट के साथ हम आगे सोल्डर को पिघला के कंपोनेंट्स को जोड़ सकते हैं। देन पर इसके लिए हमें पीछे से कनेक्शंस चाहिए, सप्लाई चाहिए। तो सप्लाई के लिए हमें एक सोल्डरिंग स्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। जो तो मोटी सोल्डरिंग करनी होती है उसके लिए तो हम सीधे ही सप्लाई दे सकते हैं बिना किसी सोल्डरिंग स्टेशन से। पर यदि हम मान लो मोबाइल के पार्ट्स को सोल्डर करना चाहते हैं तो उस केस में हमें ये सोल्डरिंग स्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली ये सोल्डरिंग स्टेशन है क्या? ये सोल्डरिंग स्टेशन इज़ अ मोर एडवांस्ड वर्जन ऑफ बेसिक स्टैंड अलोन सोल्डरिंग पेन। ठीक है, इफ you are going to be doing a lot of soldering, these are of great help. These are great to have as they offer more flexibility and control. तो ये आसानी से हो जाता है। ये एक स्टेशन है, इसमें यहाँ पर इसको रखने के लिए भी सिस्टम बनाया होता है कि हमने अपना जो सोल्डरिंग आयरन है इसके साथ ही अटैच कर दिया, यहाँ रख भी दिया, तो ये रखने के भी काम आता है और पीछे से सप्लाई भी इसको दी जाती है और आप वोल्टेज वगैरह कंट्रोल करके इसको संभाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन टिप्स, जो इसकी बिट जो होती है, बिट का मतलब जो इसका अगले वाला हिस्सा है उसको टिप बोल रहे हैं यहाँ, ये जैसे ये अगले वाला हिस्सा है सोल्डरिंग आयरन का। तो इसमें कई तरह की सोल्डरिंग आयरन टिप्स आती हैं। जैसे एक कोनिकल टिप है, तो आगे से कोन बना होता है तो हम इसको कोनिकल टिप कह देते हैं। तो आपने यदि आपने ब्रीक सा कोई सोल्डर करना है तो उसके लिए, जैसे मोबाइल के केस में तो हमें ब्रीक ही चाहिए होती है, तो हम ऐसी सोल्डरिंग टिप्स का इस्तेमाल करते हैं। देन चिजल टाइप टिप है, ये चिजल टाइप जैसे ये है या ये है, तो इसमें फ्लैट टिप होती है। इसमें थोड़ा ये है कि कोई मोटे पार्ट को आपने करना है तो ज़्यादा हीट चाहिए तो आप इसको उसके ऊपर रख के आप सोल्डर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अलग अलग स्पंजेस की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो यहाँ इसमें हम ब्रास और कन्वेंशनल स्पंज है, तो यूजिंग ए स्पंज विल हेल्प टू क्लीन द सोल्डरिंग आयरन टिप क्लीन बाय रिमूविंग द ऑक्सीडेशन दैट फॉर्म्स। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप ये टिप इस्तेमाल करते हैं तो इसके ऊपर काला काला जमना शुरू हो जाता है पार्ट, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाता है।
तो हम इसको या तो रगड़ेंगे, तो रगड़ने के लिए या तो फाइलर का इस्तेमाल करते हैं, फाइलिंग कर देते हैं इसकी रगड़ के, या फिर जिसको हम रेती बोलते हैं, रेती के साथ इसको साफ कर देते हैं, या फिर हम ऐसा एक स्पंज लेते हैं, ब्रास स्पंज, इससे रगड़ देते हैं। तो ये तरीका है। इसके ऊपर से भी रगड़ सकते हैं। इससे साफ करने के लिए हमें कन्वेंशनल वेट स्पंज गीला करो इसको, इसके ऊपर रख के भी इसको साफ कर सकते हैं। पर ज़्यादा बढ़िया ये होता है कि हम इससे रगड़ दें और साफ हो जाए, हमारा काम आसान हो जाता है। तो देन अब सोल्डरिंग आयरन को रखना है, तो मैंने पहले ही बताया ना कि हमारे पास वो जो पीछे ये हमारे पास सोल्डरिंग स्टेशन है, इसमें ये रखने का भी सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं सोल्डरिंग स्टैंड। तो यहाँ पर ये सोल्डरिंग स्टैंड है हमारा, तो सोल्डरिंग आयरन स्टैंड है ये एक अलग से, ताकि ये गर्म होता है तो गर्म होके ये ना हो कि किसी चीज़ को छू ले और वो हमारी चीज़ ख़राब हो जाए। तो यहाँ पर ये सोल्डरिंग स्टैंड हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा हम सोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। ये सोल्डर है। तो बेसिकली सोल्डर क्या है कि सोल्डर इज़ ए मेटल अलॉय मटेरियल that is melted to create a permanent bond between electrical parts. It comes in both lead and lead-free variations with the diameters of 0.032 inch to 0.062 inch, मतलब मोटाई के हिसाब से, being the most common, ये commonly use होते हैं। तो inside the solder core is a material known as flux। तो इसके अंदर ही फ्लक्स भी भरी होती है, पर हम जो फ्लक्स है वो हम अलग से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फ्लक्स है उसका मेन यूज़ होता है कि जो बॉन्ड है उसको करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये जो उसके ऊपर इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो हटा देती है गर्म करके। तो ये सोल्डर का जो हमारी फ्लक्स है उसका इस्तेमाल होता है। तो इसके अलावा ये हेल्पिंग हैंड है। हेल्पिंग हैंड मतलब आपने कोई ब्रीक चीज़ें देखनी है, जैसे मोबाइल के बीच में, तो आप देख ही नहीं सकते ऐसे, तो देखने के लिए आप क्या करेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको हम कह रहे हैं कि थर्ड हैंड, तो तीसरा हाथ ऐसे, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देन सोल्डरिंग सेफ्टी के लिए हम ग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने जो हमारी चिमटी होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हम पकड़ के आसानी से कर देते हैं। तो इसमें यहाँ पर एक ये वीडियो इन्होंने दिखाया है, तो मैं ये वीडियो आपके लिए चला देता हूँ कि हाउ टू सोल्डर ट्यूटोरियल है ये। तो इसमें डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताया हुआ है, जैसे ये काटना कैसे है किसी चीज़ को, पकड़ना कैसे है, वगैरह वगैरह। तो ये यू कैन गो थ्रू दिस एंड सी हाउ इज इट इज़ डन। तो ये चला रहे हैं। Hi everyone, this is a really quick video showing the basics of how to solder electronics. To begin, turn on your soldering iron and let it heat up to about 370 degrees Celsius. Once warm, touch the tip to a wet sponge to remove any oxidation that may have formed. At this point, touch the tip of the soldering iron to the copper pad and the lead at the same time. Wait about 3 or 4 seconds to let it heat up, and then feed in the solder to the joint. You never want to touch solder directly to the soldering iron, as this will form a bad connection. Again, touch the tip of the iron to the copper pad and the lead at the same time. Wait about 3 or 4 seconds, and then feed in the solder to the joint. It's always a good idea at the end of every soldering session to add a little solder to the tip. This will help extend its life and reduce wear. Well, hope you enjoyed the video, and stay tuned for future ones. तो ये इस ढंग से आपने देखा कि किस ढंग से हम इसको कर सकते हैं, सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सोल्डरिंग टेक्निक थी कि कैसे कैसे हम सोल्डर करते हैं। हाँ, यदि आप और डिटेल्स इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं और डीसोल्डरिंग के बारे में भी यहाँ बताया गया है, तो यू कैन गो थ्रू दिस साइट विच हैज़ ऑलरेडी बिन मेंशन्ड। तो इसमें जाके आप पूरी की पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू। बाकी हम आगे वाले
आने वाले टाइम में फर्दर स्टडी करेंगे।